नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है कानपुर से, जहां पर बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी ने अब सरेंडर कर दिया है। भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया है इरफान सोलंकी ने। सपा विधायक पर घर जलाने का आरोप है और लंबे समय से सपा विधायक और उसका भाई फरार चल रहे थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, सपा विधायक पर घर जलाने का आरोप है। प्लॉट, पूरा मामला क्या था वो आपको बता दें। प्लॉट को लेकर पूरा ये विवाद चल रहा था। इरफान और उनके भाई पर एफआईआर दर्ज की गई इस पूरे मामले को लेकर के। उसके बाद में महिला का घर फूंकने का भी आरोप है। केस दर्ज होने के बाद इरफान सोलंकी लगातार फरार चल रहा था, बल्कि हाल ही में फ्लाइट से भी वो नाम बदल करके फरार हुआ था। इरफान और रिजवान दोनों फरार चल रहे थे। इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 7 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई थी। गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पड़ोसी बेबी नाज से विवाद चल रहा था और बीते 23 दिन से फरार चल रहा था इरफान और रिजवान। महिला को धमकाने और घर कब्जाने का आरोप दोनों पर लगा है, लेकिन फिलहाल अब दोनों ने खुद को सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला को धमकाने और घर कब्जाने का यह आरोप लगा था। प्लॉट को लेकर पूरा विवाद चल रहा था। इरफान और उनके भाई पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो इरफान और रिजवान लगातार दोनों फरार चल रहे थे, जिन्होंने अब थाने पहुंच करके पुलिस कमिश्नर में खुद को सरेंडर किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कानपुर से। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां पर जो लगातार फरार चल रहे थे इरफान सोलंकी और रिजवान, उनको फिलहाल सरेंडर कर दिया है दोनों ने। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया है दोनों ने। इरफान सोलंकी के साथ सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद थे। सपा विधायक पर घर जलाने का आरोप है और लंबे समय से सपा विधायक और उसका भाई फरार चल रहे थे। ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, और ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल प्लॉट को लेकर पूरा ये विवाद चल रहा था और इरफान और उनके भाई पर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला का घर फूंकने का आरोप है इन पर। केस दर्ज होने के बाद में इरफान सोलंकी लगातार फरार चल रहा था और इरफान और उसका भाई रिजवान दोनों ही फरार थे। इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया। जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 7 नवंबर को यह एफआईआर दर्ज हुई। गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। जो पड़ोस में रहने वाली बेबी नाज से ये पूरा विवाद चल रहा था और बीते 23 दिनों से इरफान और रिजवान फरार चल रहे थे। महिला को धमकाने और घर कब्जाने का ये आरोप दोनों पर लगा है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रामजी शर्मा जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी दोनों ने पुलिस कमिश्नर के सामने जाके सरेंडर कर दिया है। रामजी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैं आपको बता दूं कि जो इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनका भाई रिजवान सोलंकी, उनको उन पर लगातार गिरफ्तारी को लेकर के जो कानपुर पुलिस कमिश्नर पुलिस थी, लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं कई अन्य राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही थी गिरफ्तारी को लेकर के। तो उन पर एक गंभीर आरोप लगा था कि एक महिला के घर पर
कब्जा करने के लिए उस पर आग लगा दी थी, उस घर को पूरा जलाकर राख कर दिया था, जिसको लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन ये लगातार पुलिस को चश्मा देकर के कानपुर से अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में फरारी काट रहे थे। ऐसे में पुलिस को एक इनपुट मिलता है, जिस पर ये सामने आता है कि इरफान सोलंकी ने एक फर्जी आईडी बनाई है, जिसके माध्यम से वो कानपुर शहर छोड़ दिए, हो सकता है विदेश से उत्तर प्रदेश से बाहर भी जा सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी करी। कई जगह सीसीटीवी फुटेज, दिल्ली का सीसीटीवी फुटेज, मुंबई का सीसीटीवी फुटेज जो एयरपोर्ट का था, वो पुलिस के हाथ लगता है, जिसको लेकर उनको गिरफ्तारी का शिकंजा लगातार पुलिस का बढ़ता जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने जब फरारी काट रहे थे, तो कोर्ट से एक आदेश लेकर जो तुर्की कार्रवाई की, उसकी पहली कार्रवाई 82 की नोटिस चस्पा कर दी थी उनके मकान पर, उनके ऑफिस पर, उनके जो फैक्ट्री थी उन पर 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दी गई थी, जिसको लेकर जो इरफान सोलंकी का परिवार था, वो लगातार इस बात को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से, चाहे बीजेपी के बड़े जो नेता है, उनसे संपर्क साध रहे थे कि किसी तरीके से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिसको लेकर के परिवार की जो इरफान सोलंकी की पत्नी थी वो और उनके परिवार कुछ लोग सांसद सत्यदेव पचौरी से मुलाकात करते हैं, उनसे भी न्याय पक्षी कार्रवाई की मांग करते हैं। तो उन्होंने भी उनको भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, और जो भी अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई होगी, नहीं दोषी होंगे तो उन पर जो भी चीजें हैं वो साफ तौर पर सामने आएंगी। ऐसे में जब आज पुलिस को उन पर मकान की कुर्की करनी थी, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं, जो आज नगर विधानसभा से हैं, और कैंट से नूरी हसन, उनके साथ में मिलकर इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ कमिश्नर आवास पहुंचते हैं, वहां पर अपने को सरेंडर कर देते हैं। ऐसे में जो डीसीपी क्राइम है सलमान पाटिल, उनको भी बुलाया जाता है, उनको जो इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी, उनको उनके सुपुर्द कर दिया था। अब लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जो पुलिस की लगातार कार्रवाई हो रही थी, पुलिस का छापेमारी की थी, उनका नेटवर्क था, एलआईयू हो चाहे खुफिया की टीम हो, लगातार उनको गिरफ्तारी का प्रयास की थी। कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर नजर आया कि उनको चकमा दे करके आखिर पुलिस कमिश्नर के आवास में इरफान सोलंकी वहां पहुंच जाते हैं, कई विधायकों के साथ पहुंचते हैं, और पुलिस को भनक क्यों नहीं लगती है। जी। फिलहाल अभी जो इस वक्त है, जो पुलिस की तरफ से जो डीसीपी क्राइम है सलमान पाटिल, उनकी तरफ से बयान आ चुका है कि जो इरफान सोलंकी जी। और उनके भाई ने कमिश्नर आवास में जाके सरेंडर कर दिया है। फिलहाल आगे की जो कार्रवाई वो लगातार जारी है, और उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। इसी बीच डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल का क्या कुछ कहना है, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी उनके तरफ से बात बताई जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, वो भी केस डायरी का पार्ट होगा, और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। इरफान सोलंकी और रामजी शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। रामजी, देखिए, लगातार कई दिनों से ये फरार चल रहे थे और आरोप भी काफी गंभीर है, और उसके बाद में अभी हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें वो एयरपोर्ट पर मास्क लगाए हुए बैठे थे, नाम बदल करके टिकट उन्होंने बुक कराई थी और फिर वहां से वो फरार हो गए थे। तो ऐसे में लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक से जब कल भी केस इस पर सुनवाई होनी थी, बहस होनी थी, लेकिन कल सुनवाई टाल दी गई। उसके बाद में वकील ने 2 दिन का समय भी मांगा था पूरे दस्तावेजों को पढ़ने का, लेकिन अब अचानक से आकर के दोनों की तरफ से सरेंडर किया जाना। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार जो इरफान सोलंकी या रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे, उस प्रयास को देखते हुए कोर्ट में जो 1 दिसंबर को तारीख लगी हुई थी, उसमें इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी दोनों को हाजिर होना था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल था कि उनके कुछ पूर्व जो उनके इरफान के वकील थे नरेश त्रिपाठी, उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने दिखा दिया था जो इरफान का भाई है रिजवान सोलंकी, वो अभी 4 साल का विधायक है। इस त्रुटि पूर्वक को देखते हुए जो सरकारी वकील थे दिलीप अवस्थी, उन्होंने इसका विरोध जताया और कोर्ट के सामने इस बात को रखते कि धोखे से धोखाधड़ी करते हुए बोर्ड को गुमराह करके फर्जी दस्तावेज लगा करके जमानत लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर कोर्ट ने उस जमानत फाइल कर दिया। और जिसके बाद नरेश त्रिपाठी जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक इरफान सोलंकी उनके वकील है, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 5 तारीख लगा दी थी। लेकिन जो कुर्की की जो कार्रवाई थी उसको लेकर के उनको आदेश कोर्ट से मिल चुका था, 82 कार्रवाई हो चुकी थी, 83 कार्रवाई होनी थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट का भय या कुर्की की जो कार्रवाई थी उसको लेकर के आज जो इरफान सोलंकी उनका भाई रिजवान सोलंकी दोनों
जो क्षेत्र के जो और भी जो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं उनको उनकी पत्नी के साथ कमिश्नर आवास पहुंचते हैं, वहां पर अपने आप को तो सरेंडर कर देते हैं। आगे की जो कार्रवाई है वो पूछताछ की, क्योंकि लगातार जो उनके आरोप है वो काफी गंभीर आरोप थे। क्योंकि एक तो मकान पे कब्जा करने का आरोप था, आग देने का आरोप था, उसके बाद धोखाधड़ी का आरोप था, लग रहा था एक हत्या का मामला था, वो भी उनका ओपन कर दिया गया था। इसके साथ ही ग्वालटोई थाने में एक और नया मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसमें अशरफ अली के नाम से जो उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया था वो अभी एक मुकदमा दर्ज हो गया। तो कई गंभीर आरोप वो इरफान सोलंकी व उनके भाई पर लगते जा रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस का एक दबाव भी था, जिसको लेकर आज इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ कमिश्नर आवास पहुंचते खुद को सरेंडर कर दिया है। अब आगे की जो सलमान ताज पाटिल है, जो डीसीपी क्राइम है, जिन्होंने मीडिया सामने आके बात करी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप है, जिनको लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से इस बात को लगातार बताया था कि उन पर जो आरोप है वो निराधार है, लेकिन अब वो अपने अगर साक्ष्य सामने देते हैं तो उस हिसाब से मामले की जांच होगी। फिलहाल आगे क्या कार्रवाई होती है कि उनसे अभी पूछताछ की जाएगी या उनको कोर्ट में सरेंडर किया जाएगा, इस बारे में भी फिलहाल पुलिस के अधिकारी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राम जी। तो आपको बता दें कि पूरा मामला ये सामने आया था और लगातार पुलिस तलाश कर रही थी इरफान सोलंकी की और रिजवान सोलंकी की, और अब पुलिस कमिश्नर के सामने दोनों ने जाकर के खुद को सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार दोनों की तलाश की जा रही थी और हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई थी एयरपोर्ट पर बैठे हुए, जहां पर इरफान सोलंकी मास्क लगाए हुए बैठे थे और नाम बदल करके उन्होंने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करा करके वहां से फरार होते हुए भी नजर आए थे। लेकिन अब दोनों ने जाकर के पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ना सीएम बन पाएंगे ना बना पाएंगे, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश बयानों से बौखलाए हुए लगते हैं। मैनपुरी और रामपुर में अखिलेश को हार दिख रही है। हार के डर से अखिलेश मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब आप गुंडागर्दी, बूथ कब्जा कर नहीं पाओगे। जनता ने सपा की साइकिल खारिज कर दी है। ये ट्वीट किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और लिखा कि सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, आपने मुख्यमंत्री न बन पाएंगे न बना पाएंगे। ये ट्वीट पूरा किया गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया था और इस दौरान मंच से ही तंज भरे लहजे में उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी ऑफर दिया, रामपुर से भी ऑफर दे रहा हूं, लाओ अपने साथ 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। सपा मुखिया यही नहीं रुके, उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर कहा कि क्या उप मुख्यमंत्री बने घूम रहे हो, उप मुख्यमंत्री में क्या रखा है, जिस पर अब पलटवार किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। दरअसल रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया था और मंच से ही तंज भरे लहजे में कहा था कि मैंने पहले भी ऑफर दिया, रामपुर से भी ऑफर दे रहा हूं, लाओ अपने साथ 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार हैं, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। सपा मुखिया यही नहीं रुके, उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर कहा कि क्या उप मुख्यमंत्री बने घूम रहे हो, उप मुख्यमंत्री में क्या रखा है। जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है, एक दूसरे डिप्टी सीएम हैं, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है।
हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं। हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त दिल्ली के शाहदरा का, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव इस वक्त चरम पर है और लगातार चुनाव प्रचार इस वक्त किया जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के शाहदरा में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए शाहदरा में ये रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान काफी अच्छी खासी भीड़ भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो आपको बता दें कि एमसीडी का चुनाव प्रचार लगातार चरम पर है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि दिल्ली के एमसीडी में बीजेपी पिछले 15 सालों से काबिज है और इस बार भी यही रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से एमसीडी से बीजेपी को उखाड़ फेंका जाए और आम आदमी पार्टी सत्ता में। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां अगली खबर है मैनपुरी से, जहां पूर्व विधायक राजकुमार यादव के घर पर पुलिस ने दबिश दी है। घर पर गैंगस्टर के आरोपी के छिपे होने की सूचना मिली थी। सीओ सिटी ने अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स के साथ दबिश दी। घर की तलाशी के दौरान कोई नहीं मिला। जांच पड़ताल के बाद खाली हाथ लौटी है पुलिस। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं राजकुमार यादव। में था, मेरी माँ का फोन आया, घर पर बहुत फोर्स आ गया है। मैंने किस लिए, वो बोले घर की जांच करेंगे, तो मैंने करवा लो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ बिना सर्च वारंट के मेरे घर में क्या ढूंढने गए, तो मिला क्या, आखिर गए क्यों थे? ये बौखलाहट है हार की। भाजपा के नेता वोट नहीं मांग रहे, वोट पुलिस मांग रही है, सीडीओ वोट मांग रहे हैं, अधिकारी वोट मांग रहे हैं। और जो छुट्टी की गई है स्कूलों की, वो इसलिए की गई है कि योगी की मीटिंग में भीड़ होगी नहीं, टीचर शामिल होंगे उस दिल्ली में, बच्चे भी होंगे और बच्चे शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई बता रहा है पुलिस पहुंच रही है, उनके घर पे दबाव बनाया जा रहा है। अरे हजार गाँव में कोई कार्यकर्ता बचा ही नहीं। अब लिस्ट नहीं बना सकते। हाँ, हम लिस्ट बना के दे देंगे आपको। 4 बजे कोई गाँव नहीं बचा जब पुलिस न पहुंची हो। क्या अपील करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के घर पे रहे या नहीं रहे? प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। में था, मेरी माँ का फोन आया, घर पर बहुत फोर्स आ गया। वहीं मैनपुरी उपचुनाव में चुनावी संग्राम जारी है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगी। करहल में डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी अखिलेश यादव की तरफ से और डिम्पल यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। विधानसभा जसवंत नगर में भी जनसंपर्क करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं। सांसद जगदम्बिका पाल पर अमर्यादित बयान दिया गया। सांसद को गद्दार कहकर संबोधित किया है। अमरगढ़ महोत्सव के समापन पर यह बयान दिया गया। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे जिले में एक ही गद्दार है जिसने कल्याण सिंह के साथ गद्दारी की। के बीच में बैठे हुए गद्दारों के बारे में समझे। हमारे जिले में तो एक ही गद्दार है जिसने कल्याण सिंह के साथ गद्दारी किया, जो भगवान राम से मंदिर बनाना चाहते थे। और हमारे जिले में एक ही गद्दार है, तो योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देना चाहता था, वो हमको शाहबाही जी को सभी विधायकों को हराने का प्रयास किया। दूसरा कोई गद्दार हो ही नहीं सकता। हम इस अमरगढ़ महोत्सव में कुछ ऐसे कलंकी बैठे थे जो पूरा व्यवधान बदलना चाहते, लेकिन हम लोग तो चट्टान की तरह लड़ने वाले।
आज मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया। आज के बाद जिनको लड़ना होगा कल सुबह से मिल लेना। खुलेआम चुनौती है। जब तक को भी चुनौती है, इसलिए कि हम लड़ना चाहते हैं और बिना लड़े हम लोगों को थकावट आती है। योगी जी के साथ 20 साल लड़े। और अधिक जानकारी देने के लिए सद्दाम खान हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सद्दाम, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से सांसद जगदम्बिका पाल पर अमर्यादित शब्दों की टिप्पणी की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है वो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना है। पूरा मामला मैं आपको बता दूं, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बीजेपी के पूर्व विधायक जो डुमरियागंज से विधायक थे राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है मंच से उन्होंने ये कहा कि कुछ गद्दार थे जो ये चाहते थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम ना बने, राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक ना बने, श्याम धनी राही विधायक ना बने। इस तरह की बातें उन्होंने मंच से कही। साथ ही साथ इशारों में उन्होंने अपने पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल पर भी बड़ा आरोप लगा। उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में उनका जो कहना था वो सांसद पर भी ये सारे आरोप थे। साथ ही साथ उन्होंने खुला चैलेंज ये भी किया है कि जो भी लोग मेरे इस अमरगढ़ महोत्सव में अड़चने डाल रहे थे, अब मेरा महोत्सव संपन्न हो चुका है, अब जिसको भी निपटना हो वो कल से मुझसे आकर निपट सकता है। तो इस तरह की बातें जो पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने खुले मंच से जो है वो कही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए, शुक्रिया सद्दाम तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नए साल में नए अंदाज में बसेगा राजधानी लखनऊ। पंचकुला की तर्ज पर मोहान रोडशिप बसाई जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर 768 एकड़ की टाउनशिप को 24 जनवरी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही। 4000 रुपए वर्ग फीट होगा योजना में भूखंडों का रेट। 100 एकड़ में एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड बैठक में SS मोडलेज को कंसल्टेंट के तौर पर चुना गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सौ एकड़ में एजुकेशन सिटी बसाई जाएगी। और वहीं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में SS मोडलेज को कंसल्टेंट के तौर पर चुना गया है। तो नए साल में नए अंदाज में राजधानी लखनऊ बसती हुई नजर आएगी, जहां आपको बता दें कि पंचकुला की तर्ज पर ही मोहान रोड टाउनशिप को बसाया जाएगा। और 768 एकड़ की टाउनशिप को 24 जनवरी को लॉन्च करने की तैयारी इस वक्त लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। 4000 रुपए वर्ग फीट योजना में भूखंडों का रेट रखा गया है। 100 एकड़ में यह एजुकेशन सिटी बसाई जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। LGA बोर्ड बैठक में SS मोडलेज को कंसल्टेंट के तौर पर चुना गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है हापुड़ से, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिस्ट्री शीटर टॉप 10 बदमाश खालिद 1.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाश पर करीब 10 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना सिंभावली पुलिस ने बदमाश खालिद की गिरफ्तारी की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना सिंभावली पुलिस ने बदमाश खालिद को गिरफ्तार किया है। 1.5 किलो गांजे के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिस्ट्री शीटर टॉप 10 बदमाश खालिद गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो हापुड़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हिस्ट्री शीटर टॉप 10 बदमाश खालिद को गांजे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी, आपको बताना चाहूंगा हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का मामला है, जहां स्कूल नंबर 2 में जो है DM मेघा रूपम जो है वो निरीक्षण के लिए निकली थी। जहां स्कूल में जब DM पहुंची तो
वहाँ बच्चों की जो क्लासरूम है उनमें जो है बच्चों को कोई वर्क नहीं दिया गया था। लगभग 21 अक्टूबर से बच्चों को कोई वर्क नहीं दिया था, जिसके लिए जो है टीचरों को जो है बहुत फटकार लगाई। उसके अलावा उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें बीएसए की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जो बीएसए को जिन स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए, लगातार निरीक्षण करना चाहिए, वो निरीक्षण ना करने की वजह से लापरवाही कहीं ना कहीं सामने जो है आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।